हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी सफ़ेद रुधिर कोशिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग साइंस की भाषा में, इसे हम लोग साइंस की भाषा में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इस ल्यूको का मतलब होता है वाइट। क्या होता है? वाइट, यानी सफ़ेद। वाइट मतलब सफ़ेद। और इस साइट्स का मतलब होता है सेल, यानी कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जो सफ़ेद कलर की होती है उसे ही हम लोग डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल कहते हैं। यानी ऐसी कोशिका जो सफ़ेद रंग की होती है उसे हम लोग डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल कहते हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, आपको बता दें कि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आरबीसी की तुलना में या उसके अनुपात में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। आरबीसी के अनुपात में डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है तो आप बताएंगे 600:1 होता है। यह कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है तो आपको हमने कई बार बताया है कि यह डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। अब बोन मैरो क्या होता है? हड्डी के बीच में, हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग या खाली स्थान होता है, इसी खाली स्थान को ही हम लोग बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहेंगे आप? अस्थि मज्जा। अस्थि माने हड्डी, मज्जा माने खाली स्थान, यानी हड्डियों के बीच जो खाली स्थान होता है इसे ही हम लोग बोन मैरो कहते हैं। अब इस बोन मैरो के अंदर इस साइड कुछ रेड कलर की चीज़ें पाई जाती हैं। इस रेड वाले भाग को हम लोग रेड बोन मैरो कहते हैं। इस रेड बोन मैरो से क्या बनता है तो आप बताएंगे आरबीसी बनता है। और इस साइड कुछ हल्की पीले कलर की चीज़ें पाई जाती हैं जिसे हम लोग येलो बोन मैरो कहते हैं। इस येलो बोन मैरो से क्या बनता है तो आप बताएंगे डब्ल्यूबीसी बनता है। तो डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है तो आप बताएंगे बोन मैरो के अंदर बनता है। ठीक है। या कभी कभी पूछ लेता है आपसे येलो बोन मैरो, तो येलो बोन मैरो से क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी बनता है। रेड बोन मैरो से क्या बनता है? आरबीसी बनता है। ठीक। और इसी से प्लेटलेट्स प्लाज्मा भी बनता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। अगर यह डब्ल्यूबीसी बनता है तो कितनी संख्या में बनता है तो इसके नंबर यानी संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह कितने नंबर में, कितनी संख्या में डब्ल्यूबीसी बनता है तो आप बताएंगे 8000 से लेकर 10,000 की संख्या में यह बनता है। क्या? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। यह डब्ल्यूबीसी 8000 से 10,000 की संख्या में बनता है पर 100 ml हीमोग्लोबिन में। यानी 100 ml अगर हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर नियर अबाउट 8000 से 10,000 की संख्या में डब्ल्यूबीसी होगा। और यह संख्या मेल और फीमेल दोनों में इक्वल यानी बराबर होता है। ठीक है। अब संख्या की बात कर लिए। अब इसके हम लोग साइज की बात कर लेते हैं। किसके साइज की बात? तो डब्ल्यूबीसी के साइज की बात। आपको हमने बताया था कि डब्ल्यूबीसी की जो साइज होती है, जितनी भी कोशिकाएं हैं मानव रुधिर में, उन सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो आपको पता है डब्ल्यूबीसी होता है। इससे छोटा कौन सा होता है तो आपको पता है प्लेटलेट्स होता है। और सबसे छोटा कौन होता है तो आरबीसी होता है। यानी सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, उससे बड़ी कोशिका प्लेटलेट्स, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो डब्ल्यूबीसी होती है साइज में। ठीक। अब इसके शेप की बात कर लें। शेप यानी इसके आकार की बात अगर किया जाए तो आकार कैसा होता है तो आप बताएंगे डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वह इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर का मतलब होता है अनिश्चित आकार होता है, यानी इसका आकार फिक्स नहीं होता है। इसका आकार फिक्स नहीं होता है यानी निश्चित नहीं होता है। कोई भी आप ऐसे शेप बना दीजिए, बन करके तैयार हो गया। क्या? डब्ल्यूबीसी। इसका कोई आकार नहीं होता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें डब्ल्यूबीसी के बारे में कि इसके सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी न्यूक्लियस
पाया जाता है। किस में पाया जाता है तो आप बताएंगे WBC में पाया जाता है, यानी WBC के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, यानी केंद्रक पाया जाता है किसके अंदर, WBC के अंदर। लेकिन RBC में हमने बताया था कि इसका आकार गोल होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि RBC को हम लोग ब्रेन लेस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन लेस सेल कहते हैं। तो RBC को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन लेस सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता तो ब्रेन लेस क्यों कह दिए, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसे ही हम लोग कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो कोशिका का दिमाग नहीं पाया जाता किसके अंदर, RBC के अंदर। यही कारण है कि इसे हम लोग ब्रेन लेस सेल कहते हैं। लेकिन WBC में क्या होता है, यह न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। तो दोनों यह क्वेश्चन आप याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके आगे और भी कुछ चीज़ें हैं। इसका लाइफ टाइम यानी जीवन काल कितना होता है, किसका लाइफ टाइम, तो WBC का लाइफ टाइम। तो आप यहीं लिख लेंगे, जो WBC का लाइफ टाइम होता है वह 2 से 4 दिन होता है। यहाँ आप लिखेंगे लाइफ टाइम, यानी लाइफ स्पैन भी आप लिख सकते हैं। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, जीवन काल। किसका जीवन काल, तो आप बताएंगे WBC का जीवन काल। WBC का जीवन काल यही लिख देते हैं, WBC का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताएंगे 2 से 4 दिन होता है। यानी 2 से 4 दिन के अंदर ही यह WBC मर जाता है। कहाँ मर जाता है, तो ब्लड के अंदर, खून के अंदर ही मर जाता है। लेकिन बनता कहाँ है, तो आपको पता है या बनता कहाँ है, हमने पहले ही बताया, बोन मैरो के अंदर बनता है। यानी बनता है बोन मैरो में और मर जाता है किसके अंदर, ब्लड यानी खून के अंदर ही मर जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि WBC की संख्या कितनी होती है, तो 8000 से 10,000 के बीच में। इसका शेप कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे, इर्रेगुलर शेप होता है। साइज में कौन बड़ा होता है, तो WBC होता है। इसके अलावा इसका जीवन काल, WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। यह मर जाता है, कहाँ मरता है, ब्लड के अंदर मरता है। बनता कहाँ है, तो आप बताएंगे बोन मैरो के अंदर बनता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, WBC के कार्य यानी फंक्शन ऑफ WBC, यानी WBC के क्या क्या कार्य हैं। उसके पहले थोड़ा इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए और आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या देंगे, WBC के कार्य यानी फंक्शन ऑफ WBC। इस WBC के बहुत सारे कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारा, WBC के कार्य, यानी आप लिख सकते हैं फंक्शन, क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ WBC, यानी WBC के कार्य। WBC के कार्य क्या कार्य होता है, तो आपको बता दें WBC का एक प्रमुख कार्य है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत बनाना। आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। कौन बनाता है, तो आप बताएंगे WBC आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। कौन बनाता है, WBC। तो WBC का एक प्रमुख कार्य क्या है, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। अब कुछ बच्चे कहेंगे प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो आपको बता दें ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है, जो बैक्टीरिया से लड़ता है, जो वायरस से लड़ता है, ऐसे ही तंत्र को हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम या ऐसा तंत्र जो बीमारियों से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है, वायरस से लड़ता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है, ऐसे ही सिस्टम या तंत्र को हम लोग इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक, अब यह क्या क्या करता है, बीमारियों से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है, रोगों से आपको बचाता है। तो यही कारण है इसके बहुत सारे नाम भी पड़ गए। तो WBC के बहुत सारे नाम भी हैं। कौन कौन से नाम हैं और ये सभी के सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो इनके कार्यों के आधार पे ही इसका नाम भी रख दिया गया। क्या क्या नाम है तो ध्यान से सुनिएगा। इसका हम लोग बॉडी गार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी गार्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की क्या करता है? सुरक्षा करता है। कौन? WBC। और क्या कहते हैं तो आप बताएंगे, इसे हम लोग पुलिस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिस सेल, यानी पुलिस कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका? तो आप बताएंगे, इसे हम लोग पुलिस कोशिका कहते हैं। किसे कहते हैं? WBC को कहते हैं। और क्या कहते हैं तो आप इसे बताएंगे, इसे हम लोग सोल्जर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं तो इसे बताएंगे सोल्जर सेल, यानी सैनिक कोशिका कहते हैं। सैनिक कोशिका, ठीक, सैनिक कोशिका। अब सैनिक कोशिका क्यों कहते हैं? जैसे सैनिक बॉर्डर पे क्या करता है? हमारे देश की सुरक्षा करता है, रखवाली करता है और दुश्मन के आने पर उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है। उसी तरह यह WBC भी क्या करता है? दुश्मनों से लड़ता है। दुश्मन कौन है? तो बैक्टीरिया और वायरस हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, उनसे क्या करता है? लड़ता है। कौन? WBC। यही कारण है इसे हम लोग सोल्जर सेल या सैनिक कोशिका कहते हैं। और सैनिक क्या करता है? लड़ता है। तो यह भी लड़ता है, इसलिए इसे हम लोग फाइटर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो WBC को हम लोग फाइटर सेल या लड़ने वाली कोशिका भी कहते हैं। यह लड़ता है किससे? तो आप बताएंगे बैक्टीरिया, वायरस या बीमारी से लड़ता है। ठीक, लड़ने वाली कोशिका कौन हो गई? WBC, फाइटर सेल। अब लड़ता है तो कंप्लीट सफाया कर देता है। बैक्टीरिया, वायरस की क्या करता है? यह सफाई कर देता है, यानी एक सफाई कर्मी की तरह यह काम करता है। इसलिए इसे हम लोग स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं। स्कैवेंजर सेल का मतलब होता है सफाई कर्मी। क्या कहेंगे आप? सफाई कर्मी, स्कैवेंजर सेल कहते हैं। अब जब यह सफाई कर देता है तो सफाई करके छोड़ता नहीं है, उसको खा जाता है। यानी क्या करता है? उसको खा जाता है, यानी एक भक्षक कोशिका के रूप में भी कार्य करता है। और भक्षक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप बताएंगे फैगोसाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताएंगे फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। किसको? WBC को। फैगोसाइट का मतलब क्या होता है तो आप लिख सकते हैं, इसे हम लोग भक्षक कोशिका कहते हैं। यानी यह क्या करता है? जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनका भक्षण कर लेता है, यानी उसको खा जाता है। ठीक, अब जब यह बीमारी से बचाता है हमको, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस से हमारी रक्षा करता है, यानी एक तरह से कहा जाए तो यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसलिए इसे हम लोग इम्यून सिस्टम भी कहते हैं या इम्यून सेल कहते हैं। इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल के नाम से भी जानते हैं। किसे? WBC को। हिंदी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रतिरक्षा कोशिका। ठीक है, यह बीमारियों से हमको बचाता है, इसलिए इसे हम प्रतिरक्षा कोशिका भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे WBC के नाम हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड कहते हैं, पुलिस सेल कहते हैं, सोल्जर सेल कहते हैं, फाइटर सेल कहते हैं, स्कैवेंजर सेल कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल कहते हैं और इम्यून सेल कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे इसके नाम हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ WBC, यानी WBC के प्रकार। WBC कितने प्रकार का होता है? तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या देंगे? टाइप्स ऑफ WBC, यानी WBC के प्रकार। ठीक है, WBC के प्रकार। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट हेडिंग आप दीजिए WBC के प्रकार। साथ में आप नोट्स बनाते चलिएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लोग नोट्स बनाइएगा और उसको लिखते चलिएगा, पेन डाउन करिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक यह याद रहे। ठीक ना? तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे हम लोग? नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ WBC, यानी WBC के कार्य, WBC के प्रकार। ठीक है, यानी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ WBC, यानी टाइप्स ऑफ WBC, यानी WBC के प्रकार। तो WBC कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे 5 प्रकार का होता है।
यानी WBC कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताएंगे, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो इसको लिखिए, एक एक करके हम लोग पांचों पढ़ेंगे। कौन होता है तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या होता है आप बताएंगे, बैसोफिलस होता है। क्या होता है, बैसोफिल्स। इसे हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा बैसोफिल्स। क्या लिखेंगे, बैसोफिल्स। ठीक। दूसरा होता है आपका न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है तो आप बताएंगे न्यूट्रोफिल्स। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। और तीसरा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इओसिनोफिल्स। क्या लिखेंगे, इओसिनोफिल्स। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इओसिनोफिल्स। ठीक। चौथा आप लिखेंगे मोनोसाइट्स। क्या लिखेंगे, मोनोसाइट्स। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मोनोसाइट, है ना, मोनोसाइट। पांचवा और लास्ट आप लिखेंगे लिम्फोसाइट्स। क्या लिखेंगे, लिम्फोसाइट्स। ठीक है। इसे हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिए लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक। तो ये 5 प्रकार के होते हैं क्या, WBC, टाइप्स ऑफ WBC, यानी WBC के प्रकार। WBC कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 5 प्रकार के। कौन कौन, पहला होता है बैसोफिल्स, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा होता है इओसिनोफिल्स, चौथा होता है मोनोसाइट्स, पांचवा होता है लिम्फोसाइट्स। अब आपसे पूछा जाता है इन पांचों WBC में, जो पांचों प्रकार हमने लिखा, इनमें संख्या में कौन ज़्यादा पाया जाता है और संख्या में कौन कम पाया जाता है। ठीक है। तो आप बताएंगे जो यह बैसोफिल्स होता है यह मिनिमम नंबर में पाया जाता है, यानी सबसे कम संख्या में पाया जाता है। या पूछा जाता है कौन परसेंटेज में अधिक होगा कौन कम होगा, तब भी आप बताएंगे यह परसेंटेज में सबसे कम होता है। तो बैसोफिल्स WBC जो होता है यह नंबर में क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, तो आप लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ WBC। कौन, बैसोफिल्स। ठीक है। संख्या में यह क्या होगा, कम होगा। ठीक। और यह परसेंटेज में भी पूछा जाएगा तो यह क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कम होगा। ये लिख लीजिए, कम संख्या में यह होता है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि इन पांचों टाइप में, पांचों प्रकार के WBC में कौन संख्या में अधिक पाया जाता है, तो आप बताएंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स संख्या जो होती है मैक्सिमम नंबर में पाया जाता है। तो आप इसके सामने ऐसे लिख लीजिए मैक्सिमम नंबर। क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम संख्या या मैक्सिमम परसेंटेज में कौन होता है, तो आप बताएंगे न्यूट्रोफिल्स होता है। अकेले 60 से 70% होता है और यह बहुत कम होता है, नियर अबाउट 1 से 2% ही पाया जाता है। क्या, बैसोफिल्स 1 से 2%, न्यूट्रोफिल्स जो होता है 60 से 70% अकेले पाया जाता है। यानी यह संख्या में मैक्सिमम होगा और यह संख्या में कम होगा। ठीक। अब आपसे पूछा जाता है कि ये पांचों जो WBC के टाइप्स हैं इसमें साइज में कौन छोटा कौन बड़ा होता है, तो आप बताएंगे जो मोनोसाइट्स होता है यह साइज में यानी आकार में सबसे बड़ा होता है, यानी लार्जेस्ट WBC होता है। तो आप लिख लीजिए साइज में सबसे बड़ा कौन होगा, तो आप क्या बताएंगे, मोनोसाइट लार्जेस्ट साइज होता है। और फिर पूछता है साइज में सबसे छोटा कौन होता है, यानी कौन सा WBC सबसे छोटा होता है, तो आप बताएंगे लिम्फोसाइट्स। यह साइज में सबसे स्मॉलेस्ट होता है, यानी सबसे छोटा होता है। तो ये सभी का सभी जो है आप तैयार रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा ऐसा WBC है जो संख्या में सबसे कम होगा, बैसोफिल्स। कौन सा WBC संख्या में सबसे अधिक होगा, तो आप बताएंगे न्यूट्रोफिल्स। कौन सा WBC साइज में बड़ा होगा, तो मोनोसाइट्स। कौन सा WBC साइज में सबसे छोटा होगा, तो आप बताएंगे लिम्फोसाइट्स। ठीक है। यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इससे और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको ज़रा मिटाते हैं तब आपको आगे समझाते हैं। ठीक। तो इसको हम मिटा देते हैं और आप लोग लिखते चलिएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाकर उसको पढ़िएगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक।
बेसोफिल्स जो होता है, आपसे पूछा जाता है कि बेसोफिल्स WBC करता क्या है, इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो आप बताइएगा। यह एलर्जी के खिलाफ लड़ता है। किसके खिलाफ? तो एलर्जी। एलर्जी क्या होता है भाई? एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है। किसी को जो है धूल से एलर्जी होती है, किसी को जो है धुआं से एलर्जी होता है, किसी को कहीं इधर उधर जो है ठंडा पानी गर्म पानी पी लिया, कहीं स्थान बदल दिया, इधर उधर चला गया, उससे भी एलर्जी हो जाती है। ठीक, तो एलर्जी कहीं से किसी को कुछ भी हो सकता है। यानी एलर्जी का कोई एक फिक्स एरिया, फिक्स जगह, फिक्स चीज़ें नहीं है कि इसी चीज़ से आपको एलर्जी होगी। धूल से भी हो सकता है, धुआं से भी हो सकता है, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ लोगों को जो है मशरूम खाने से एलर्जी हो जाता है। ऐसे एक जो है मित्र थे, उन्होंने बताया कि जो है हमने मशरूम खाया और हमको एलर्जी हो गया। पता चला पूरे स्किन पे लाल चकत्ता, लाल दाने पड़ गए। उन्होंने जो है डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि जो है आपको एलर्जी हो गई। तो एलर्जी किससे हुई? मशरूम खाने से। ठीक, यानी ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपके शरीर के अंदर जाता है और आपका शरीर उसको सूट नहीं करता है, उसको एडजस्ट नहीं करता है, ऐसे सभी चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है। तो आई होप आपको एलर्जी समझ में आया होगा। एलर्जी का मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपके शरीर के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता है या आपके शरीर को सूट नहीं करता है, उसे हम एलर्जी कहते हैं। ठीक, तो एलर्जी अगर आपको हो गई तो उस कंडीशन में होता क्या है? तो जब आपको एलर्जी हो जाती है तो आपके शरीर के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल का नाम क्या है? तो आप लिखिएगा, उसका नाम है हिस्टामिन केमिकल। क्या नाम है? हिस्टामिन केमिकल। तो हिस्टामिन केमिकल आपके शरीर के अंदर रिलीज होता है या बढ़ने लगता है आपके शरीर के अंदर। यानी जब आपको एलर्जी होगा तो हिस्टामिन केमिकल क्या होगा? आपके शरीर के अंदर बढ़ेगा, उसका स्रावन बढ़ेगा, उसका एक्सक्रीशन बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो आपको क्या होगा? एलर्जी होगा। अब क्या होगा? जब आपको एलर्जी हो जाएगा तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, और एक बड़ा फेमस दवा है एबिल। क्या है? एबिल। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा एबिल खा लीजिए, एलर्जी ठीक हो जाएगा। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एलर्जी दिया, एलर्जी के लिए एक दवा दिया जिसका नाम क्या है? एबिल। आप एबिल खाते हैं तो यह एबिल क्या करता है? इस बेसोफिल्स WBC को एक्टिवेट करने का कार्य करता है। यानी यह इसको सक्रिय करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, इसको जगाएगा, और जैसे ही जगाएगा तो यह बेसोफिल्स क्या करेगा? इस हिस्टामिन केमिकल के सिक्रेशन को, या इसके जो रफ्तार था इसका निकलने का, इसका स्राव था, स्राव हो रहा था, उसके सिक्रेशन को कम कर देगा। ठीक है, और जब कम कर देगा तो क्या होगा? यह हिस्टामिन केमिकल रिलीज होना बंद हो जाएगा और आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। हमने क्या बताया, फिर से सुनिएगा। जब आपने एबिल दवा लिया या खाया, यह एबिल दवा बेसोफिल्स को क्या करता है? बेसोफिल्स WBC को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, जगाता है। जैसे ही बेसोफिल्स को एक्टिवेट किया तो यह बेसोफिल्स WBC क्या करेगा? इस हिस्टामिन केमिकल को क्या करेगा? उसके सिक्रीशन को कम कर देगा। ठीक है, उसके सिक्रीशन को घटा देगा। जैसे ही घटाएगा तो जो आपकी एलर्जी है, यह एलर्जी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, यह न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? तो यह न्यूट्रोफिल्स जो होता है यह बैक्टीरिया से लड़ता है। किससे लड़ता है? तो आप बताएंगे जो न्यूट्रोफिल्स होता है यह बैक्टीरिया से लड़ता है। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु से लड़ता है। यानी जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, कोई बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको बीमारी हो गई, तो वह बीमारी जब आपको हो गई तो क्या होगा? यह जो न्यूट्रोफिल्स WBC है इस बैक्टीरिया को मार देता है। जैसे ही इसको मार देता है यह बैक्टीरिया मर जाता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसे नहीं मार देता कि उठा डायरेक्ट उसको मार दिया। जब आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गया, बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपको टाइफाइड हो गया, ठीक है, आपको निमोनिया हो गया, आपको TB हो गया, ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं। जब यह बीमारी आपको हो जाती है आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कोई देता है एंटी बैक्टीरियल दवा। क्या देगा आपको? तो आप बताएंगे एंटी बैक्टीरियल दवा देता है आपको। अब जब यह एंटी बैक्टीरियल दवा आप लेते हैं, खाते हैं, तो यह एंटी बैक्टीरियल क्या करता है? यह एंटी बैक्टीरियल दवा इस न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है,
जब आप एंटीबैक्टीरियल दवा लिए तो यह दवा क्या करता है, आपके न्यूट्रोफिल्स WBC को एक्टिवेट करता है, यानी इसको जगाता है। जैसे ही यह न्यूट्रोफिल्स WBC एक्टिवेट होता है, जगता है या उठता है और तुरंत इस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, इसको मार देता है, इसको ख़त्म कर देता है। और जो बैक्टीरियल डिजीज आपको हुआ था, जो बैक्टीरियल बीमारी थी आपकी, वह क्या होती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, तो यह न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, आप बताएंगे, यह बैक्टीरिया से लड़ता है। यानी बैक्टीरिया के खिलाफ कौन लड़ता है, तो न्यूट्रोफिल्स लड़ता है। और एलर्जी के खिलाफ कौन लड़ता है, तो आप बताएंगे वैसोफिल्स लड़ता है। ये दोनों पूछे गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक और तीसरा, इओसिनोफिल्स। यह इओसिनोफिल्स क्या करता है बाबू, तो आप बताइएगा। जो इओसिनोफिल्स WBC होता है, यह वायरस के खिलाफ लड़ता है। किसके खिलाफ, वायरस को आप हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, यह विषाणु के खिलाफ लड़ता है, वायरस के खिलाफ लड़ता है। कौन, इओसिनोफिल्स। अब वायरस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, आपको पोलियो हो गया, ठीक है, ये रेबीज वायरस होता है, और तमाम ऐसे वायरस जैसे पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, HIV वायरस होता है। तो ये सभी वायरस जब आपके अंदर आते हैं तो कौन सा जो है WBC लड़ता है, तो आप बताएंगे इओसिनोफिल्स। जो यह WBC होता है, यह लड़ता है किसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ। जब आपको कोई वायरस से रिलेटेड बीमारी हो जाती है तो उस समय कौन लड़ता है, तो आप बताएंगे इओसिनोफिल्स WBC लड़ता है। ठीक है, अब कैसे लड़ता है, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर देखा, कहा आपको वायरस से रिलेटेड बीमारी है, विषाणु से संबंधित बीमारी है, वह क्या करेगा, जो है एंटी वायरस रिलेटेड कोई जो है दवा देगा आपको। दवा आप खाएंगे, वह दवा आएगा, किसको एक्टिवेट करेगा, इओसिनोफिल्स WBC को एक्टिवेट करेगा। और यह इओसिनोफिल्स WBC क्या करेगा, इस वायरस को मार देगा, ख़त्म कर देगा। और जैसे ही वायरस मरेगा आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे ही यह इओसिनोफिल्स इस वायरस को मारेगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आप क्या बताएंगे, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि इओसिनोफिल्स जो यह WBC होता है किसके खिलाफ लड़ता है, तो आप बताएंगे वायरस के खिलाफ लड़ता है। और बेसोफिल्स किसके खिलाफ लड़ता है, तो आप बताएंगे एलर्जी मतलब आपको बता चुके हैं, यह एलर्जी से लड़ता है। और न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया से लड़ता है, ठीक है, और इओसिनोफिल्स वायरस से लड़ता है। अब बात आती है इन दोनों की, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसको एक साथ पढ़ेंगे। यह मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या करता है, यह फ्यूचर में काम करता है, एडवांस लेवल पर कार्य करता है। यानी तुरंत आपको काम नहीं देगा, लेकिन फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से यह लड़ता है। कौन लड़ता है, तो आप बताएंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। कैसे लड़ता है, तो आपको बता दें, यह एक प्रकार का मेमोरी सेल बना लेता है। कैसे बना लेता है, तो आपको पहले हम बता दें यह कौन सा सेल बनाता है, यह कई बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे यह मेमोरी सेल बनाता है, यानी याद रखने वाली कोशिका बना लेता है। याद रखने वाली कोशिका कौन बनाता है, कोशिका। तो आप बताएंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स याद रखने वाली कोशिका बना लेता है। कैसे बना लेता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। यह क्या करता है, जब कोई बच्चा, एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं, बच्चा आपके घर में पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके जन्म लेते ही तमाम उसको टीके लगाए जाते हैं। तमाम जो है उसका वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, 0 से लेकर के कई सालों तक, वो करीब 15-16 साल तक का हो जाता है, तब तक टीका लगता रहता है। तो उसको तो कोई बीमारी है नहीं, बच्चा पैदा हुआ, अभी आया, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उसको टीका लग गया, कोई इंजेक्शन लग गया, निमोनिया का हो सकता है, टिटनेस का, जैसे BCG का टीका लगता है। इसके अलावा जो है पोलियो का ओरल ड्रॉप हो, ओरल मतलब जो मुंह से पिलाया जाता है, तो वह पोलियो का जो ड्रॉप पिलाया जाता है ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी किसके खिलाफ लड़ते हैं, तो आप बताएंगे यह फ्यूचर में काम करता है। फिर से सुनिएगा, हमने क्या बताया, यह जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होता है, यह एक प्रकार का मेमोरी सेल बना लेता है, यानी याद रखने वाली कोशिका बनाता है। यह याद रखने वाली कोशिका क्या करती है, यह फ्यूचर में एडवांस लेवल पर लड़ाई करती है। किससे लड़ती है, तो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। कब लड़ती है, जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, फ्यूचर में कभी बड़ा होगा तो उसको वह बीमारी ना हो, इसलिए उसको पहले ही
कोई एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। किसका? निमोनिया का, टिटनेस का, BCG का, ये तमाम टीका, जो पेंटा का टीका लगता है, ये सब बच्चों को लगता रहता है। और जब वह टीका लगता है तो होता क्या है, वह वायरस या वह बैक्टीरिया उस टीके के अंदर होता है, ठीक है। और जैसे ही वह अंदर जाता है, यह मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स उसको पहचान लेता है और पहचान करके क्या करता है कि मेमोरी सेल बना लेता है कि अगर इस तरह का कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे अंदर आया तो उसको हम मार देंगे, ठीक है। तो यह मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या करता है, यह फ्यूचर में, भविष्य में काम करता है और एक प्रकार का मेमोरी सेल बना लेता है। जब कभी भी आपको फ्यूचर में कोई समस्या होगी, कोई बीमारी होगी, तो यह क्या करेगा, लड़ाई कर। हमने क्या बताया आपको, WBC कितने प्रकार का होता है, तो हमने बताया 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। हमने बताया जो बेसोफिल्स होता है यह एलर्जी से लड़ता है, जो न्यूट्रोफिल्स होता है यह बैक्टीरिया से लड़ता है, और जो इओसिनोफिल्स होता है यह वायरस से लड़ता है, और जो यह मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होता है यह भविष्य में, फ्यूचर में एडवांस लेवल पर जो है यह लड़ाई करता है। किससे? बैक्टीरिया और वायरस से। कैसे लड़ता है, तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते ही उसको कोई न कोई इंजेक्शन लग जाता है, कोई न कोई उसको टीका लग जाता है, चाहे वह BCG का टीका हो, चाहे वह पेंटा का हो, चाहे वह खसरा और पोलियो का ओरल ड्रॉप पिलाया जाता है। इसके अलावा बहुत से टीके बच्चे को लगते रहते हैं, छोटे बच्चों को। वह 0 से लेकर के जो है कई सालों तक, करीब 15-16 सालों तक बच्चों को लगते रहते हैं। तो यह टीकाकरण क्यों किया जाता है, या वैक्सीनेशन बच्चों का क्यों होता है? तो आपको बता दें, यह वैक्सीनेशन क्यों हो रहा भाई, अभी तो बच्चा पैदा हुआ, उसको तो कोई बीमारी नहीं है, फिर भी टीका लग गया। यह टीका सिर्फ इसलिए लगता है कि फ्यूचर में, भविष्य में उस बच्चे को कोई बीमारी ना हो। वह दवा क्या करता है, वह दवा अंदर बच्चा लिया, पोलियो ड्रॉप पिलाया गया, वह दवा अंदर गया और इस मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है और एक्टिवेट करके क्या करता है, मेमोरी सेल बना लेता है। क्या बना लेता है, तो आप बताएंगे, मेमोरी सेल बना लेता है। मेमोरी सेल का मतलब होता है याद रखने वाली कोशिका, यानी ऐसी कोशिका बना लिया जो क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरस को याद रखता है। जो बैक्टीरिया वायरस उसके शरीर के अंदर आएंगे उसको याद रखता है, कि इमेज कैप्चर कर लेता है, एक चित्र बना लेता है अपने अंदर कि अगर इस तरह का मिलता जुलता चित्र हमारे शरीर के अंदर आएगा तो उसको हम मार देंगे। कौन? तो आप बताएंगे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, मान लीजिए कोरोना वायरस बड़ा फेमस रहा, उसी का उदाहरण लेते हैं। कोरोना वायरस का टीकाकरण सबका हुआ होगा, वैक्सीनेशन सबका हुआ होगा, इंजेक्शन लगाया गया, तो उस इंजेक्शन में क्या था, कोरोना को कमज़ोर करके या मार करके आपके शरीर के अंदर डाल दिया गया। ठीक, अब वह कोरोना गया आपके शरीर के अंदर, तो जो आपके अंदर जो WBC हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है वो समझ जाता है, अरे ये तो बाहरी चीज़ है, ये कहाँ से हमारे शरीर के अंदर घुस गया, उसको क्या करते हैं, सब मारने लगते हैं। ठीक है, मारते हैं, तो जब मारते हैं तो यह विशेष रूप से उसमें से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको पहचान लेता है, यानी एक इमेज, एक चित्र बना लेता है। ये सभी के सभी लड़ते हैं, लेकिन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, फिट कर लेते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, याद रखते हैं कि अगर इस तरह मिलता जुलता, कोरोना के जैसा मिलता जुलता कभी असली वाला कोरोना आ गया आपके अंदर, तो उसको क्या करेगा, वह तुरंत मार देगा। कौन? या मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। क्यों मार देगा? क्योंकि उसने मेमोरी सेल बना लिया है। जब पहली बार इंजेक्शन आपको दिया गया तो कोरोना कमज़ोर करके डाला गया था, उस कोरोना के अंदर कोई ताकत नहीं थी, एक तरह समझिए वो मरा हुआ कोरोना आपके अंदर डाला गया था। और जब वह मरा हुआ कोरोना गया तो उससे ये दोनों क्या किए, खूब फाइटिंग किए, खूब मार धाड़ किए। उसको लगा कि ये दोनों को लगा कि हमने उसको मार दिया, अरे वो तो पहले से मरा था। तो मरे हुए कोरोना को ये लोग क्या करके हैं, मार धाड़ करके एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय यह इमेज को कैप्चर कर लेते हैं, यानी एक चित्र बना लेते हैं, अपने अंदर एक मेमोरी डेवलप कर लेते हैं, याद रखने वाली एक कोशिका बना लेते हैं कि फ्यूचर में कभी भी कोरोना से रिलेटेड, यानी जो कोरोना का चित्र है उससे रिलेटेड उस तरह का चित्र कभी भी उसके अंदर आया तो ये समझ जाते हैं खतरनाक चीज़ फिर से आ गया, और उसको क्या करते हैं, दोनों मिल करके या दोनों के दोनों मिल करके क्या करते हैं, उस कोरोना वायरस को मार देते हैं। यानी क्या किया इन दोनों ने मिलकर, एक मेमोरी सेल बना लिया, याद रखने वाली कोशिका बना लिया। ठीक इसी प्रकार पोलियो का अगर उदाहरण लिया जाए,
पोलियो का ड्रॉप बच्चे को पिलाया गया, पोलियो का ड्रॉप अंदर गया, तो जो ड्रॉप पिलाया जाता है उसमें पोलियो वायरस, मरा हुआ वायरस होता है, ठीक है, मरा हुआ वायरस होता है, उसको कमज़ोर करके डाला जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है, बस अंदर गया तो फॉरेन पार्टिकल हो गया वो, यानी बाहरी चीज़ हो गया। फॉरेन का मतलब बाहरी चीज़। तो जैसे वो बाहरी चीज़ अंदर गया तो अब क्या होगा, ये सभी के सभी कुछ WBC एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है, यह क्या करता है, इमेज कैप्चर करता है, चित्र बनाता है अपने अंदर कि यह पोलियो वायरस कैसा, अच्छा पोलियो वायरस ऐसे है, ऐसे टेढ़ा सा पोलियो वायरस है। अब इसको पहचान लिया कि अगर इस तरह का मिलता जुलता चित्र आया तो उसको क्या करना, हमको मारना है, तुरंत धड़ाधड़ उसको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। किसको, उस पोलियो वायरस को। इसी तरह BCG का टीका हो, पेंटा का टीका हो, या निमोनिया का टीका हो, टिटनस का टीका हो, जितना भी टीका छोटे बच्चों को लगता है, उस बैक्टीरिया से रिलेटेड या उस वायरस से रिलेटेड जो है चीज़ें, या उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को कमज़ोर करके या मार करके उस इंजेक्शन में डाला जाता है। उस इंजेक्शन के माध्यम से बच्चे के अंदर डाला जाता है, और जब वह जाता है तो क्या करता है, यह लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स उसके इमेज को कैप्चर करता है, कैप्चर करके एक मेमोरी सेल बना लेता है, एक याद रखने वाली कोशिका बना लेता है कि अगर ऐसा मिलता जुलता चित्र आया तो उसको हमको मार देना है। कब, फ्यूचर में कभी भी, बुढ़ापे तक। लगा इंजेक्शन बचपन में और बुढ़ापे तक, मरने तक भी अगर उसको इस तरह का इमेज वाला कोई चीज़ दिख गया जैसा दवा में दिया गया है, तो क्या करेगा वो, तुरंत ये सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं और सब के सब क्या करते हैं, धड़ाधड़ वायरस बैक्टीरिया को मार देते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं, यह एक प्रकार से मेमोरी सेल बनाने का कार्य करते हैं, और मेमोरी सेल बनाने की वजह से यह फ्यूचर में एडवांस लेवल पर जो है हमारी रक्षा करते हैं, भविष्य में हमारी रक्षा करते हैं। किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से, बीमारियों से, रोगों से। यानी हम कह सकते हैं कि यह सभी के सभी जितने भी WBC हैं, यह हमारी बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरस से रक्षा करते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम इम्यून सेल कहते हैं, क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ WBC आपको समझ में आया होगा। इनके फंक्शन को भी आप समझ पाए होंगे कि बेसोफिल्स क्या करता है, तो एलर्जी से लड़ता है, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बैक्टीरिया से लड़ता है, इओसिनोफिल्स क्या करता है, तो वायरस से लड़ता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, तो मेमोरी सेल बना करके फ्यूचर में, भविष्य में जो है वह बैक्टीरिया, वायरस से हमारी रक्षा करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। अगर कहीं डाउट रहता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से हम आपके प्रश्नों का जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अब इसके बाद अभी और इसमें कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। WBC में क्या पढ़नी है, तो WBC से होने वाली बीमारियां, यानी WBC से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उस बीमारी को हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे WBC से होने वाली बीमारियां। तो आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी हम लोग पढ़ते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, गुड नाइट।